जय हिंद दोस्तों। हम इंडियन इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे इन द दृष्टि करंट अफेयर्स, और चार इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ वी विल बी मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन इवेंट्स, दैट इज़ मिसलेनियस पोर्शन। और इसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वी विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है। एंड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए घटना चक्र की स्टैटिक सीरीज़ अवेलेबल है। 4 सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, 2 कंप्लीट हैं, हिस्ट्री और इकोलॉजी, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ अभी हम चल रहे हैं। ये सब आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ आई दृष्टि भी हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। बीच में हाँ कुछ दिन कुछ इश्यूज़ रहे हैं, और मैं अब उसको ट्राई कर रही हूँ उसको कोप अप करने के लिए, बिकॉज़ वो इश्यूज़ मतलब उस टाइम पे जितना मैंने कोशिश कर पाई उतना मैंने ट्राई किया ही है, बट अनअवॉइडेबल हो गए थे कुछ जगह पे। हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर आया था। एनीवेज होता है व्हेन यू आर डूइंग इट ऑल अलोन, तो फिर ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बिकॉज आपको और भी काम होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, आपको और भी जगह होती हैं जहाँ आपका जाना ज़रूरी होता है, वो भी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती है, तो सब करना पड़ता है। बट उस बीच में ये क्या हुआ, सबसे अनअवॉइडेबल चीज़ जो हो गई वो ये हुई कि द गैजेट आई एम यूजिंग फॉर दिस वो ही क्रैश कर गया। तो ना वीडियोस बन पा रहे थे अच्छे से, ना फिर सेव हो पा रहे थे, अगर सेव भी हो रहे थे तो अपलोड नहीं हो रहे थे, अपलोड भी हो रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी। सो देयर वर मैनी इश्यूज़ विच आई हैव टू फेस, एंड आई वाज गेटिंग वेरी लेस टाइम टू मेक वीडियोज़, और उसमें भी वो हर बार 3-4 घंटे ख़राब हो जाते थे। एंड उतना ही मुझे टाइम जैसे तैसे मैं निकाल पा रही थी, बिकॉज खैर एनीवेज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस पोर्शन से। फर्स्ट जो टॉपिक है मिसलेनियस का वो है ब्रैप 2022 उत्तर प्रदेश बैग्स टॉप अचीवर स्टेटस। तो सितंबर 5, 2024 को पीयूष गोयल जी, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ही अनाउंस्ड बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप 2022 इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स एट द इवेंट ऑफ उद्योग संगम समागम इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ उद्योग समागम जो हुआ था वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स उन्होंने बेसिकली निकाले। वो थे अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है। ब्रैप 2022 साइटेशंस वर प्रेजेंटेड टू 17 स्टेट्स, 17 स्टेट्स को ये साइटेशंस दिए गए। And considering a wide ambit of reforms, most of the states were in the aspiring category, while only Gujarat, सिर्फ गुजरात इसमें से ऐसा था जो कि फास्ट मूवर कैटेगरी में आया था, बाकी ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो एस्पायरिंग कैटेगरी में थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ बीन एडजर्ज टू टॉप अचीवर। तो इसमें से उत्तर प्रदेश को जो बेसिकली जो प्लेस मिला वो मिला था टॉप अचीवर का। ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आने वाला है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने जो जगह बनाई है अपनी, वो बनाई है टॉप अचीवर की। इन 2 बिजनेस सेंट्रिक एंड 1 सिटीजन सेंट्रिक एरिया। तो 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक एरिया में बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि गुजरात जो है वो फास्ट मूवर्स कैटेगरी में है, इकलौता स्टेट है। State fully implemented all the 352 reforms recommended under the plan, and BRAP is designed to ensure that progress is measurable and comparable across the states. ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट द ब्रैप इनिशिएटिव। तो मेनली आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि गुजरात इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि फास्ट मूविंग कैटेगरी में आया है, फास्ट मूवर्स कैटेगरी में आया है, और उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में आया है। नेक्स्ट, टॉप 10 कोल माइंस। तो देखिए जो दुनिया की टॉप 10 कोल माइंस हैं उनमें से भारत की भी 2 कोल माइंस ने अपनी जगह बनाई है, और ये दोनों ही कोल माइंस जो हैं ये छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हैं। सेकेंड पोजीशन और 4th पोजीशन, 2 पोजीशन पे भारत की कोल माइंस आई हैं टॉप 10 में। सेकेंड इज़ गेवरा ओसी माइन इंडिया, और 4th इज़ कुसमुंदा ओसी माइन इंडिया। ठीक है। और ये दोनों ही कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। तो देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, गेवरा एंड कुसमुंदा कोल माइंस, इनको 2nd और 4th पोजीशन मिली है इन द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस रिलीज्ड बाय worldatlas.com। तो कौन रिलीज़ करता है? worldatlas.com। ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जहाँ पे ये दोनों माइंस हैं। दे प्रोड्यूस मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स।
विच इज़ एनुअली अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ इंडियाज़ टोटल कोल प्रोडक्शन। तो इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% तो इन्हीं माइंस से मिल जाता है, और ये दोनों ही फीचर हुई हैं टॉप 10 कोल माइंस में ओवरऑल इंडिया, वर्ल्ड में। कुसमुंदा OC mine produced more than 50 million tons of coal in 23-24, only the second mine in India after Gebra to achieve this feat। टॉप 10 की बात करें तो देख लिया हमने कि सेकंड और फोर्थ पे तो हमारा ही नंबर है। फर्स्ट में देखते हैं किसका है, ब्लैक थंडर माइन जो कि यूएस में है, और नॉर्थ एंटीलोप रॉशल माइन जो कि यूएस में है। तो बेसिकली अभी जो आपका क्रोनोलॉजी बन रही है इसमें यूएस इंडिया अगेन यूएस इंडिया, ठीक है। तो 4 पे तो यही है, यूएस इंडिया। उसके बाद चाइना है, नर्दर्न शांगशी माइन, संगाता माइन इंडोनेशिया, बेल्चाताओ माइन पोलैंड, FTB प्रोजेक्ट इंडोनेशिया, टुटुपन माइन इंडोनेशिया एंड बोर्नियो इंडोबरा माइन इंडोनेशिया। देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ देखने वाली है, 6th, 8th, 9th, 10th 4 टॉप 10 में से जो माइंस हैं वो इंडोनेशिया से हैं, ठीक है। तो 4 इंडोनेशिया से हो गई, 2 इंडिया से हो गई और 2 यूएस से हो गई। इसके अलावा बची हैं 2, ठीक है, 2 यूएस, 2 इंडिया, 4 इंडोनेशिया, 2 बच रही हैं, एक चाइना, एक पोलैंड। तो सबसे ज़्यादा टॉप 10 में पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया से है, फर्स्ट पोजीशन पे यूएस से है, सेकंड इंडिया है, थर्ड यूएस है, फोर्थ इंडिया है, फिफ्थ चाइना है, देन इंडोनेशिया, देन पोलैंड, फिर इंडोनेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। मे भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं जस्ट फॉर द सेक कि इंडोनेशिया भी से 4 है, मैक्सिमम नंबर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इस तरह से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज श्री विजयपुरम। देखिए श्री विजयपुरम किसका नाम रखा है चेंज करके, तो ये नाम रखा है पोर्ट ब्लेयर का। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। रिसेंटली 13 सितंबर 2024 को ये नाम चेंज हुआ है, नामकरण संस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम चेंज करेंगे, पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम रखा गया है। और ये जो श्री विजयपुरम है, इट ऑनर्स द रिच हिस्ट्री एंड हेरोइक पीपल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इज खेल उत्सव। खेल उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। अब देखिए खेल उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। जनरली ऑप्शन में भी वही दिया जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया है, क्यों, आपका काम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया किस लिए, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी। इनकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑर्गेनाइज़ किया। भाई क्या ज़रूरत थी, हम लोगों को अच्छा याद हो रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कर रही है, बट नहीं, आपका एक काम बढ़ाया गया, तो अब आप इसको ध्यान रखिएगा। खेल उत्सव ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है। अब इन द रन अप टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद एंड इन परसुएंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 सेलिब्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज द खेल उत्सव 2024 from August 27 to 30, 2024 at Major Dhyanchand Stadium and Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi। तो ये कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इन इट्स मेडन एडिशन, मिनिस्ट्री ने 4 स्पोर्ट्स में भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। फिर ट्रॉफीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। ये हुआ 4 सितंबर को एट PIB कॉन्फ्रेंस हॉल, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2 यहाँ पे रखनी है आपको याद, खेल उत्सव हुआ है, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने किया है। और क्यों किया गया है, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, उनके लिए किया गया ये, ठीक है। और इसमें 4 स्पोर्ट्स का, इसमें जो मेडन एडिशन था उसमें 4 स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए गए थे, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। नेक्स्ट इज़ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो देखिए जो वक्फ एक्ट था 1995, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है 2024। अभी बिल है, कुछ चेंजेस इसमें प्रपोज किए गए हैं। तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन 8 अगस्त 2024। इसको इंट्रोड्यूस किया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। और वक्फ एक्ट जो है वो पास किया गया था 1954 में पहली बार। गवर्नमेंट मूव द प्रपोज लेजिस्लेशन फॉर फर्दर स्क्रूटिनी, फिर ये यहाँ से ये जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और उसके बाद ही एंड आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, फिर ये जाएगा JPC में। ये 31 मेंबर JPC जो बॉडी है ये लीड कर रहे हैं BJP MP जगदम्बिका पाल, और इनकी 2 मीटिंग्स भी हुई हैं अभी तक।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो एक तरीके की एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको इंडियन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट करता है। लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं इसमें दोनों ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन लोकसभा मेंबर्स हमेशा डबल होते हैं राज्यसभा से। स्ट्रेंथ जो होती है जेपीसी की वो डिफरेंट हो सकती है अलग अलग टाइम्स पे। जेपीसी इज़ कंसीडर्ड एज अ मिनी पार्लियामेंट, बट इसकी जो रिपोर्ट है वो सजेशंस ही होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट पर। ठीक है, तो ये है बेसिकली ये जेपीसी है। अब अगर हम बात करें कि क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं बिल में, ध्यान दीजिएगा। बिल स्टेट्स दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years मे डिक्लेयर अ वक्फ। तो वक्फ किसको डिक्लेयर कर सकते हैं? एंड ऑल्सो मस्ट ओन द प्रॉपर्टी। तो वो इंसान जो कि पिछले 5 साल से एटलीस्ट पिछले 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्हीं को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा ये है कि बिल स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है एज वक्फ विल सीज टू डू सो, वो वक्फ नहीं रहेगी अगर कलेक्टर ऑफ द एरिया इंस्टेड ऑफ सर्वेयर विल डिटरमाइन द ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट की लैंड है उसको वक्फ डिटरमाइन कर दिया गया है तो फिर अब जो काम आएगा यहाँ पे वो आ जाता है किसके सर? कलेक्टर के सर। पहले एरिया ऑफ सर्वेयर होता होगा शायद, तो कलेक्टर जो है वो अब डिटरमाइन करेगा अगर अनसर्टेनिटी है तो उस केस में कि जो ये लैंड है किसके हवाले जाएगी। फिर है जो एक्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इसमें एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। दिस एक्ट रिक्वायर्स दैट ऑल द काउंसिल मेंबर्स बी मुस्लिम्स। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ, ये इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल के। और एक्ट ये बोलता था कि जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स होंगे एंड एटलीस्ट 2 मस्ट बी विमेन। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है देखिए, ओके यहाँ जो चेंज हुआ है वो ये बोल रहे हैं कि बिल बोलता है कि दैट 2 members मस्ट बी नॉट मुस्लिम्स, एटलीस्ट 2 members जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। MPs, फॉर्मर जजेस, एमिनेंट पर्सनस अपॉइंटेड टू द काउंसिल एज पर द एक्ट नीड नॉट टू बी मुस्लिम्स। और जो भी MPs, फॉर्मर जजेस वगैरह अपॉइंट होंगे, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स ही हों, और मिनिमम 2 members तो इस काउंसिल में से नॉन मुस्लिम होने चाहिए। साथ ही साथ बिल एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 1 person फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, दैट इज़ MPs, MLAs, MLCs, बार काउंसिल मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट टू द वक्फ बोर्ड। अब ये कह रहे हैं, प्रपोजल ये है कि दे नीड नॉट टू बी मुस्लिम, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स ही हों। ठीक, तो ये कुछ प्रपोजल्स अभी दिए गए हैं, लेट्स सी पास होते हैं तो फिर ये फिर से एक्ट में अमेंडमेंट होगा। नेक्स्ट इज एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस फॉर 2022-23। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी इन जुलाई 2024 इन्होंने रिलीज़ किया है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस फॉर 22-23 की हाइलाइट्स। अगर हम देखें इस एनुअल सर्वे की, तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, इट विटनेस्ड ग्रोथ इन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स बाय 5.88%, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 7.84% ड्यूरिंग अक्टूबर 22 टू सितंबर 23। ठीक है, तो ये बेसिकली एनुअल सर्वे है ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का। कौन लेकर इसको शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मेजॉरिटी जो थी इसमें वो थी सर्विस सेक्टर में 38%, इसके बाद ट्रेड आएगा 35 और मैन्युफैक्चरिंग है 27। रिटेल ट्रेड की बात करें तो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग जो है 40% सेक्टर का ये अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग में है। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ये बढ़ा है 9.83 एनुअली। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु इन्होंने टॉप किया है इन द GVA रैंकिंग्स। सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र इनमें हाईएस्ट शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस देखने को मिला है, रूरल में भी और अर्बन एरियाज में भी। इंक्रीज एंटरप्राइजेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस अमंग द मेजर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। सो मई 2024 में 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स, द रामचरितमानस, द पंचतंत्र, Fables and Saharyalok Lokana. Okay. They have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. देखिए ये क्या क्या है इसमें? रामचरितमानस,
श्री राम, 3 इंडियन लिटरेरी वर्ड्स हैं, श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र फेबल्स एंड ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, सहृदय लोक लोकाना। ओके, सहृदय लोक लोकाना, ठीक है। ये 3 जो हैं ये इंक्लूड हुए हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। तो ये 3 इंक्लूड हुए हैं किसमें, रामचरितमानस, पंचतंत्र फेबल्स एंड सहृदय लोक लोकाना। इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि हुआ था उलन बटोर मंगोलिया में। अदर लिस्टिंग्स फ्रॉम इंडिया देख लेते हैं, इसके अलावा मतलब इससे पहले क्या क्या हो चुके हैं। सो IAS तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 2003 में आया था, शैव मैन्यूस्क्रिप्ट इन पौंडीचेरी, ऋग्वेदा 2007 में, लघु काल कृत तंत्र जात्रिका, विमल प्रभा 2011। देखिए जो लघु काल का कृत तंत्र रजतिका, ये है, देख लीजिएगा। तारीख है खानदान है तिमुरिया, शांतिनाथ चरित्र, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट, मैत्रेय वरकरण। तो ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये पहले जो, इससे पहले जो ऐड हो चुके हैं और अब 3 हो चुके हैं, तो टोटल 12 हो गए हैं आपके, ठीक है। रामचरितमानस की बात करें तो इंडियन पोइट गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का वर्णन किया था, लिखी थी 16th सेंचुरी में। दिस इज़ एन एपिक पोएम दैट नरेट्स द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, और ये अवधी डायलेक्ट में लिखी हुई है, ठीक है। तो डायलेक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू दिस नॉर्थ वेल्ट कि अवधी डायलेक्ट क्या है, और वैसे आप याद कर लीजिए कि कौन से डायलेक्ट में लिखी गई है, ठीक। पंचतंत्र फेबल्स की बात करें तो इट इज़ रिटन इन संस्कृत, तो किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। कब लिखी गई, 200 BC के अराउंड ही पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई थी। और ये जो बुक है ये बेसिकली नीति निर्देश पर है, बेसिकली द वाइज कंडक्ट ऑफ लाइफ, आपको कैसे अपने जीवन में जब आपको कुछ निर्णय लेने होते हैं तो आप किस तरीके से लेते हैं, तो बेसिकली ये वाइज कंडक्ट वगैरह पे लिखी हुई है। एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ चेन ऑफ सिंपल स्टोरीज, तो सिंपल स्टोरीज हैं जिससे कि बच्चों को भी वो चीज़ें समझ आएँ, उनको कम उम्र पे उनको ये ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें इन किताबों को पढ़ के। सो पंचतंत्र फेबल्स एंड सहृदय लोक लोकाना, ये लिखी है आचार्य आनंद वर्धन जी ने, एंड इट इज़ अ संस्कृत कमेंट्री ऑन द ध्यान लोक, नहीं ध्वन I'm so sorry for this. So it is a commentary on इसको क्या पढ़ेंगे, धवन्यलोक, फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेरी थियोरी रिटन बाय आनंद वर्धन जी। तो देखिए जो सहृदय लोक लोकाना है ये लिखी गई है आचार्य आनंद वर्धन जी के द्वारा और संस्कृत में ही लिखी गई है, ठीक है। विष्णु शर्मा जी के द्वारा संस्कृत में पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई 200 BC के अराउंड। रामचरितमानस जो है वो 16th सेंचुरी में लिखी गई, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भक्ति जो मूवमेंट वाला टाइम जो था उस समय पे ये लिखी गई है दिस रामचरितमानस, और ये अवधी डायलेक्ट में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इमर्जेस एज द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। सो इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर के तौर पे इमर्ज हुआ है। अकॉर्डिंग टू एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिलीज्ड इन May 2024, India's remarkable progress is evident in its climb from 9th position in solar development in 2015 to 3rd position in 2023। तो 2023 में ये 3rd पोजीशन पे आ गया, 2015 में 9th पोजीशन पे था। इंडिया विटनेस द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंक्रीज इन सोलर जनरेशन इन 2023। देखिए इतना ये सब डेटा याद नहीं रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, 3rd लार्जेस्ट, ठीक है, सोलर पावर प्रोड्यूसर। अभी हम 1st और 2nd और देखते हैं, बट आपको ये याद रखना है। 2023 में इंडिया ने सरपास किया है किसको, जापान को, इन सोलर पावर प्रोडक्शन and in generating the 113 billion units compared to 1110 of Japan. Installed power capacity rankings in terms of installed power capacity, India ranks 5th globally. Installed power capacity में इंडिया की 5th रैंक है,
जापान विद अ कैपेसिटी ऑफ 83 गीगावाट्स होल्ड द थर्ड पोजीशन इन इंस्टॉल्ड। अब दो चीज़ें हैं, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में इंडिया की रैंक कितनी है, इसमें फिफ्थ है और जापान की थर्ड है। ठीक है, इसमें इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दिया हुआ है क्या? चाइना, यूएस, ब्राज़ील, चलिए देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2023, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड बायोमास, वेस्ट टू पावर। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा? बायोमास, वेस्ट टू पावर एंड वेस्ट टू एनर्जी। दे हैव अ कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 136.6 गीगावाट। सो इंडिया का जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ने की संभावनाएं हैं अबाउट 170 गीगावाट बाय मार्च 2025 फ्रॉम द level of 135 gigawatt as of December 2023 according to research agency ICRA। रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स बाय सोर्स की बात करें तो विंड पावर जो है 42.86, सोलर पावर 67.07, बायोमास 10.24, स्मॉल हाइड्रो 4.94, वेस्ट टू एनर्जी 0.55, टोटल 125.69 और टारगेट है 2030 के लिए 500 का 500 गीगावाट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट इज बिम्स्टेक। सो मई 2024 को बिम्स्टेक ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया विद द चार्टर ऑफ ग्रुपिंग कमिंग इनटू फोर्स। की फीचर्स ऑफ बिम्स्टेक चार्टर क्या है? बिम्स्टेक गेन्स ऑफिशियल स्टैंडिंग एज अ लीगल एंटाइटी allowing it to interact directly with other international organizations on matters of diplomacy and cooperation। ठीक है, so it will allow to interact directly with other international organization किस पर? on matters of diplomacy and cooperation। एक clear framework भी establish किया गया है इसके लिए on outlining the regular meetings at the summit, ministerial and senior official levels। बिम्स्टेक चार्टर की बात करें तो it articulates a long term vision and priorities of the member states। ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश करता है फॉर द कॉपरेशन इन द रीजन। इट कन्फर्स लीगल पर्सनैलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इनेबल्स द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स। इट इनेबल्स द कंक्लूजन ऑफ एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इतना बिम्स्टेक चार्टर में है। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन टू 7। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं ऑफ कॉपरेशन वो रिड्यूस हो गए 7 एंड ईच मेंबर विल सर्व एज अ लीड फॉर सेक्टर। बांग्लादेश ट्रेड में करेगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में। भूटान एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। इंडिया को जो दिया गया है वो है सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी। म्यांमार इज़ इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। श्रीलंका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड थाईलैंड कनेक्टिविटी। तो देखिए 7 हैं और हर एक जो कंट्री है वो एक सेक्टर के लिए लीडर का काम करेगी। तो ये देख लीजिए फिर से एक बार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में भी। बांग्लादेश जो है वो किसके लिए काम करेगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। भूटान आप एलिमिनेट कर पाएंगे बिकॉज एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है। म्यांमार जो है इट इज़ इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बातें करने में लोगों से, मतलब आई एम सॉरी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। श्रीलंका जो है साइंस टेक में एंड थाईलैंड जो है वो कनेक्टिविटी में। ठीक है, तो ये जो है 7 देशों के लिए एक एक टास्क दिया गया है और इनमें ये मतलब एक अचीव करेंगे, लीड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन टू 7। आसियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP। Recently, ASEAN Buddhist Conference for Peace, a voluntary mass movement of Buddhists in Asia, convened its 12th General Assembly। ये हुई न्यू दिल्ली में जनरल असेंबली हेल्ड ऑन जनवरी 17-18, 2024। थीम क्या था इसका? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक,
12th General Assembly of Asian Buddhist Conference for Peace unanimously declared His Holiness the Dalai Lama to be a universal supreme leader of Buddhist world. तो दलाई लामा जी को यूनिवर्सल लीडर के तौर पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ द बुद्धिस्ट theme, the Buddhist Voice of Global South, also proclaimed 6th July, the day of His Holiness the 14th Dalai Lama's birthday, as Universal Day of Compassion. तो 6 जुलाई को यहाँ पे जो the date 6 जुलाई will be now called as the Universal Day of Compassion. क्यों? क्योंकि इस दिन दलाई लामा जी का जन्मदिन भी होता है, तो इसी दिन को इन्होंने यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन के तौर पे भी चुन लिया है. सो याद रखिएगा 6 जुलाई जो है वो यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन होता है. ठीक. ये क्या है? ओके. Honoring the core teachings of Lord Buddha and His Holiness the 4th Dalai Lama to build a harmonious and peaceful world. ठीक है. About the Asian Buddhist Conference for Peace की बात करें तो ये जो है ये जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था. इसके हेडक्वार्टर है उलान बटोर में, मंगोलिया में. जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था 1969. कुछ सोर्सेज 1970 भी बोलते हैं. सो मे बी कोई क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, और अभी न्यूज़ में भी था तो आ ही सकता है. रिसेंटली इसका जो न्यू दिल्ली में इसकी जनरल असेंबली हुई थी, और यहाँ पे क्या क्या काम हुए, थीम क्या थी इसकी, बुद्धिस्ट वॉइस फॉर ग्लोबल ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड दलाई लामा जी को यूनिवर्सल यूनानिमसली डिक्लेयर कर दिया है द यूनिवर्सल सुप्रीम लीडर, और उन्हीं के जन्मदिन पर 6 जुलाई को यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन भी डिक्लेयर किया गया है. Next is statue of Shivaji. The 35 feet Chhatrapati Shivaji statue at Rajkot Fort in Maharashtra, ये collapse कर गई. Okay. Collapsed ही होगा, I think spelling गलत है. This statue was inaugurated by PM Narendra Modi in Navy Day on December 4, 2023 at Rajkot Fort in Sindhudurg district, Maharashtra. Oh. One second. So कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैचूज़ अगर देखें रिसेंटली जो न्यूज़ में रही थी, स्टैचू ऑफ वननेस. स्टैचू ऑफ वननेस डिपिक्ट करते हैं आदि शंकराचार्य जी को. ये कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, और ये कंप्लीट हुआ था, इनाग्रेट हुआ था सितंबर 2023 को. इसके पहले स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये श्री रामानुजाचार्य को डिपिक्ट कर रही है. ये हैदराबाद में लगाया गया फरवरी 2022 में. स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, साधु बेट सरदार सरोवर डैम, गुजरात में 2018 में. थिरुवल्लुवर स्टैचू, इसमें थिरुवल्लुवर जी ही डिपिक्टेड हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में सन 2000 में. तथागत बुद्ध जी को भी बोलते थे, तो ये किया गया सिक्किम में रेबोंग 2013. स्टैचू ऑफ अहिंसा है ऋषभ नाथ जी की, मांगी तुंगी नासिक में, और ईयर इसका नहीं मेंशन है. स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य, श्रीनगर जम्मू कश्मीर 2022 में. स्टैचू ऑफ पीस एक और है, ये आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की है, और ये है जैतपुरा पाली में राजस्थान में. ठीक है, तो जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से कीजिएगा. स्वामी रामानुजाचार्य जी की है श्रीनगर में, और दूसरी जो स्टैचू ऑफ पीस है वो है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की, जो कि जैतपुरा पाली में. मे भी राजस्थान के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो कंफ्यूजिंग भी है कि कौन सा पूछ रहे हैं, बट आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा. आई थिंक ऑप्शन सिमिलर नहीं रखेंगे ये लोग. सो ये पाली में है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की. अब आपको ये याद रखना है कि डिपिक्टेड कौन है. स्टैचू ऑफ पीस तो पता चल जाएगा, बट उसमें डिपिक्शन किसका है, तो जो राजस्थान में है उसमें डिपिक्शन है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का. ठीक है, ये जैन मॉन्क थे. और ऊपर अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे रामानुजाचार्य जी का है. स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलोर में ही है, ये कर्नाटका 2023 में. और स्टैचू ऑफ बिलीफ या फिर विश्व स्वरूपम,
स्टैचू ऑफ बिलीव किस पे बिलीव करते हैं आप? शिव। तो लॉर्ड शिवा की स्टैचू है इसमें, विश्व स्वरूपम इसका जो नाम दिया गया है विश्व स्वरूपम। एंड ये है नाथ द्वारा राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, क्योंकि एक तो राजस्थान के लिए तो बन ही सकता है, ओवरऑल भी बन सकता है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ और विश्व स्वरूपम ये कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजस्थान में 2022 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ हैं, आप 2-4 बार पढ़िएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होती है बट 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको याद। तो यहाँ तक मिसलेनियस हो गया है। मिसलेनियस में ही कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट आई थिंक इन्होंने दिए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और बाकी जो ये नेशनल न्यूज़ हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, एक बार देख लेते हैं ये कितने हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें भी 2 या 3 वीडियो लग जाएंगे, 2 तो लग ही जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि मेजर इनिशिएटिव्स ये अलग लेना पड़ेगा और न्यूज़ इन शॉर्ट अलग लेना पड़ेगा, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स शुरू होगा। ठीक है, सो पेज नंबर 53 तक है ये। एंड हम करेंगे पेज नंबर 45 से। ठीक है, 10 पेजेस है मतलब 9 पेजेस हैं अराउंड। ऑलराइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूज़ इन शॉर्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, और इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियोज़ में हमारा ये न्यूज़ इन शॉर्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कीप लर्निंग एंड डू नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एंड बाकी आपका रिवीजन जितना होगा उतनी ही आपकी जो बेसिकली इसको बोलते हैं तैयारी है वो मजबूती की तरफ जाएगी। कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन होता है और अचानक से कोई क्वेश्चन सामने आ गया और आप उसका आंसर दे लेते हैं अगर, तो वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखेगा। सो आई होप कि वो कॉन्फिडेंस बना रहे, आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें चीज़ों को। जय हिंद।